सब कुछ पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, एसएससी के एग्जाम इतने टफ नहीं है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि पढ़ना क्या है, मेन ये बात होती है। और मेरा ये था कि हाँ, मुझे पेड कोर्सेज तो नहीं लेने हैं, यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, मैं कर लूंगी। पर मैंने ये किसी को नहीं बताया कि मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ, क्योंकि इंडियन फैमिली में ये माहौल होता है कि वो हल्ला पहले से कर देते कि मेरी बेटी प्रिपरेशन कर रही है। फिर मम्मी पापा से ज़्यादा सोसाइटी की होप्स हो जाती हैं कि अब रिजल्ट कब आएगा। ज़्यादा चीज़ों में दिमाग मत लगाओ, स्पेसिफिक रहो कि एसएससी के एग्जाम्स देने हैं तो सिर्फ एसएससी के देने हैं। सबसे पहले तो अपने आप को कम मत समझो, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मॉक टेस्ट मैंने बहुत लगाए हैं, मतलब मेरा ये होता था जब मेरा पढ़ने का मन नहीं करता था तो मैं मॉक देने बैठ जाती थी। एक दोस्ती यारी में नहीं भटकना चाहिए, दूसरा रिसोर्सेज में नहीं भटकना चाहिए कि आज आप एक सर से पढ़ रहे हो, एक बुक पे भी अगर आप टिके रहो ना तो भी आप कवर कर सकते हो। मेन चीज ये है कि आप मैक्सिमम रिसोर्सेज के पीछे भागते हो। लिमिटेड रिसोर्सेज, मल्टीपल रिविजन। इंग्लिश कोई रॉकेट साइंस नहीं है, अगर आप हिंदी मीडियम से भी हो तो आप इजीली कोप अप कर सकते हो, इंसान कुछ भी कर सकता है। तो हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एसएससी फैक्ट्री के इस शानदार प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है अंकित शर्मा और आज की इस वीडियो में हमारे साथ सिमी जैन है। इनकी बात करें तो इनकी उम्र मात्र 21 साल है। अभी एसएससी सीपीओ 2023 का जो फाइनल रिजल्ट आया था उसमें इनका सिलेक्शन हुआ है और ये कह सकते हैं कि यंगेस्ट सब इंस्पेक्टर बनी है। तो आज इनकी जर्नी को डिस्कस करेंगे, जानेंगे किस तरीके की इनकी जर्नी रही और इनका कैसा बैकग्राउंड है और पहले अटेम्प्ट में कैसे इन्होंने सिलेक्शन लिया। और मैं बता दूं, खास बात यह है कि इन्होंने कोई ऑफलाइन या ऑनलाइन कोचिंग नहीं ली है। जो भी फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल हैं यूट्यूब पर, टेलीग्राम पर, वहाँ से इन्होंने उन रिसोर्सेज का यूज़ करके सिलेक्शन लिया है। तो आप सभी लोगों के लगातार यही क्वेरीज रहते हैं कि सर बिना कोचिंग के कैसे सिलेक्शन ले सकते हैं, बिना कोचिंग के कैसे तैयारी करें, क्या घर पे रह के तैयारी करना पॉसिबल है। तो आप सब लोगों के सामने एग्जाम्पल है। तो इनकी जर्नी को डिस्कस करते हैं। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप सभी लोगों के कोई भी क्वेरीज रहते हैं आप हमें डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। हम सिमी का भी इंस्टाग्राम वगैरह या फिर जिनका जो यूट्यूब वगैरह वो भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो इनसे भी डायरेक्ट आप कनेक्ट कर सकते हो, इनसे भी डायरेक्ट आप अपने डाउट पूछ सकते हो। तो सिमी, बहुत बहुत स्वागत है एसएससी फैक्ट्री पर और थैंक यू बहुत सो बहुत मच। शुभकामनाएं आपके इस अचीवमेंट के लिए। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इनवाइट किया और मेरी जर्नी शेयर करने का मौका दिया। मेरा नाम सिमी जैन है और मैंने 21 इयर्स की उम्र में एसएससी सीपीओ 2023 क्लियर किया है विद एआईआर 498। सो बेसिकली मेरा बैकग्राउंड, मैंने ग्रेजुएशन में इंजीनियरिंग करी है। मैं इंदौर में मेडिकेप्स यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग कर रही थी। तब मुझे एसएससी के बारे में कुछ पता भी नहीं था, पर मेरे रूममेट्स, मेरे जो साथ में रहते थे, वो लोग इसकी प्रिपरेशंस कर रहे थे। और जब वो क्वेश्चन सॉल्व करते थे तो मुझे लगता था ये तो मुझसे बन जाएंगे। तो ऐसे उनके क्वेश्चन सॉल्व करते करते कब मेरा इंटरेस्ट जाग गया एसएससी में, ये मुझे पता नहीं चला। और थोड़ा अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताओ और जब रिजल्ट आया तो फैमिली में किस तरीके का माहौल था उस ओके, तो मेरी फैमिली में बेसिकली 5 मेंबर्स हैं और मैं सबसे छोटी हूँ। तो मैं जब रिजल्ट आया तो मेरे घर वालों को कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि सबको पता था मैं इंजीनियरिंग कर रही हूँ, मेरा प्लेसमेंट भी हो गया था। वो मैंने घर पे बता दिया था कि हाँ, मेरा प्लेसमेंट हो गया है, घर वाले खुश भी थे उससे। पर मैंने ये किसी को नहीं बताया कि मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ, क्योंकि इंडियन फैमिली में ये माहौल होता है कि वो हल्ला पहले से कर देते कि मेरी बेटी प्रिपरेशन कर रही है। फिर मम्मी पापा से ज्यादा सोसाइटी की होप्स हो जाती हैं कि अब रिजल्ट कब आएगा। इसलिए मैंने किसी को नहीं बताया। पर जब मेरा रिजल्ट आया और मैंने घर पे बताया तो मैंने सोचा था कि मेरे पापा मेरी तारीफ करेंगे, खुश हो जाएंगे, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। ही जस्ट स्टार्टेड क्राइंग। मतलब मैंने पहली बार जीवन में उनकी आंखों में आंसू देखे और वो आंसू मेरी वजह से थे, एक प्राउड वाले। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा मोमेंट था। मतलब ये तो बहुत बड़ा सरप्राइज हो गया ना, किसी को आइडिया ही नहीं था है एग्जैक्टली ना। बहुत सही। तो फिर आपकी तैयारी पर अगर हम आए तो जब मतलब कब आपको पता चला और ओवरऑल कितना टाइम आपको तैयारी में लग गया? मुझे 8 से 10 महीने लगे होंगे। 2022 में जब मुझे पता चला कि हाँ, ऐसा कोई एग्जाम होता है। मुझे पहले बिल्कुल भी आइडिया नहीं था एसएससी के बारे में। मैंने सोचा ही नहीं था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी है। तो जब मुझे पता चला, फिर मैंने जब देखा मैथ्स के क्वेश्चंस मुझसे बन रहे हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन मुझसे बन रहे हैं और इंग्लिश ठीक ठाक थी क्योंकि स्कूलिंग भी इंग्लिश मीडियम से थी, तो अब मुझे जीएस पे काम करना था। तो सबसे पहले मैंने, जैसे आपका शो है टॉपर्स इंटरव्यू आते हैं, तो मैंने ऐसे टॉपर्स इंटरव्यू देखे। तो मैंने उसमें एक जनरल ट्रेंड पाया कि हाँ, जीएस सबसे ही नहीं बनती है, तो ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, वो कोप अप कर सकते हैं। तो पहले जो मेरे सब्जेक्ट्स ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग थे, मैंने उन पे और काम करना शुरू करा। जैसे मैथ्स हुआ, इंग्लिश हुआ, रीजनिंग हुआ। तो धीमे धीमे मैंने इनके टीचर्स ढूंढने शुरू करे यूट्यूब पे। और मेरा ये था कि हाँ, मुझे पेड कोर्सेज तो नहीं लेने हैं, यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, मैं कर लूंगी। तो मैंने ऐसे इंडिविजुअली सब्जेक्ट्स के रिसोर्सेज ढूंढे और फिर तैयारी शुरू कर दी। चलिए, अब आपकी हम स्ट्रेटजी वगैरह पर आते हैं, क्योंकि आपने पहले ही प्रयास में और बिना किसी कोचिंग के एग्जाम क्लियर करा है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे संघर्ष करते हैं, स्ट्रगल करते हैं कि 3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट हो गए, फिर भी फाइनल उनको सफलता नहीं मिल रही है। तो जैसे कि मैंने बताया कि सबसे पहले आप जिन्होंने ये कर रखा होता है उनकी चीजें देखना बहुत जरूरी होता है। तो मैंने सबसे पहले टॉपर्स इंटरव्यू देखे।
तो मुझे पता चला कि एक ट्रेंड क्या है। फिर मैंने उस पे काम करना शुरू करा। जैसे मैंने मैथ्स के लिए सबसे पहले टॉपिक्स कवर करना शुरू करे, तो मुझे गगन प्रताप सर मिले। उनकी वीडियोज़ से मैंने अपना अरिथमेटिक और एडवांस्ड सारा कंप्लीट करा। जैसे ही मैंने सिलेबस कंप्लीट करा, उसके बाद मेन चीज़ होती है कि आप उसकी प्रैक्टिस करो। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना आपका हाथ क्लियर होता है। और एक बात और कि टीचर्स बोलते हैं कि आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, बार-बार आप जो है 34 इंटू 59 कैलकुलेट कर रहे हो। मैंने बहुत लोगों को देखा था, मेरी जो रूममेट्स हैं वो भी ये ट्राई करते रहते थे। पर मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी चाहिए, जो जो आना है एक्चुअल में। तो मैंने प्रैक्टिस पे ध्यान दिया। उसके बाद में जीएस की बात करूँ तो उसमें सारे सब्जेक्ट्स इंडिविजुअली मैंने यूट्यूब पर सर्च करे, 2-3 वीडियोस ट्राई की, जिसमें मुझे लगा कि हाँ, मैं जिनसे कनेक्ट कर पा रही हूँ। उनकी वीडियोस से मैंने इंडिविजुअली नोट्स बनाए और अपनी जीएस कंप्लीट करी। उसके बाद में सेम चीज़, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो की है, मतलब आपको एक अंदाज़ा हो जाता है कि पूछा क्या जा रहा है। तो उसके बाद मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए, किरण की बुक आती है उससे। और नेक्स्ट रीज़निंग, रीज़निंग के लिए मैंने पीयूष सर से 1-2 टॉपिक्स मुझे जो नहीं आ रहे थे वो क्लियर किए और उनकी वीडियो से रीज़निंग कंप्लीट की। और नेक्स्ट आता है इंग्लिश। इंग्लिश के लिए नीतू मैम, उनके मैंने गोल्डन रूल्स भी देखे थे जो उन्होंने वीडियोज़ डाल रखी हैं, और उनकी बुक प्लिंथ टू पैरामाउंट, उससे भी मुझे काफ़ी हेल्प मिली थी। आपकी इंग्लिश शुरुआत में कैसी थी? और क्योंकि हमारे चैनल से बहुत सारे बच्चे जो गाँव से, देहात से जुड़े हुए, हिंदी मीडियम से जुड़े, उनको इंग्लिश को सुन के बहुत डर लगता है, क्योंकि 200 का तो इंग्लिश का एग्जाम होता है, इसमें पेपर 1-200 का होता है सीपीयू में। तो इंग्लिश शुरुआत से कैसे, अगर कोई बेसिक इंग्लिश है किसी की, या फिर लगभग जीरो ही इंग्लिश है, उसने अभी कोई इंग्लिश की इतनी तैयारी करी नहीं है, कैसे शुरू कर सकता है वो? इंग्लिश कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप हिंदी मीडियम से भी हो तो आप इज़िली कोप अप कर सकते हो, इंसान कुछ भी कर सकता है। तो इसमें इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम का कोई वो नहीं है, बट हाँ, इंग्लिश मीडियम वालों को थोड़ा-सा एज रहता है कि आप पहले से थोड़ा उससे फ़ैमिलियर हो, वो मुझे भी मिला था। तो बेसिकली डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव तो 12th में भी पढ़ लेते हैं। पर उसके अलावा भी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स फाइंड करना, एंटोनिम, सिनोनिम, पूरी वोकैब, ये सब तो आपको खुद से करनी पड़ती है। तो इन सब के लिए आप यूट्यूब पे वीडियोस भी देख सकते हो। बुक, किसी एक बुक पे भी अगर आप टिके रहो ना, तो भी आप कवर कर सकते हो। मेन चीज़ ये है कि आप मैक्सिमम रिसोर्सेज़ के पीछे भागते हो। लिमिटेड रिसोर्सेज़, मल्टीपल रिविज़न, ये आपके लिए काम करेगा। वोकैब के बारे में बताओ, कैसे आपने तैयार करा? वोकैब को सुन के थोड़ा डर लगता है कि पता नहीं इतना समंदर है, कहाँ से याद करें, कैसे करें? तो वोकैब के लिए बुक से पढ़ना थोड़ा बोरिंग लगता है कि बार-बार उसको कैसे रिवीजन करेंगे, देख के डर लग जाता है इतनी बुक कंप्लीट कैसे होगी। तो मैंने यूट्यूब वीडियो से शुरू करा। 4-4 घंटे की मैराथन, उनको मैंने 3-3 4-4 दिन में कंप्लीट करा, 1-1 घंटे में लिखती जाती थी। उसके बाद में उन पर ही मैंने मल्टीपल रिविजन्स करना शुरू करा। फिर मैं मॉक भी देती रहती थी, सेक्शनल मॉक्स भी देती रहती थी। तो मुझे जो नए वर्ड्स मिलते थे मैं उसमें ऐड करती रहती थी, और फिर जब उनका रिविजन करती थी और जिन्हें मैं भूल रही होती थी, उनको फिर से मार्क कर देती थी। तो वो वर्ड्स मुझे फिर अच्छे से याद हो जाते थे। अब इसमें 4-5 सब्जेक्ट हैं, तो इनका कैसे आपने पूरा स्ट्रेटजी बनाई थी कि क्योंकि रिवीजन भी करना होता है, तो अब दिन में कैसे पूरा रूटीन बताओगे, कब क्या पढ़ते थे? या फिर ऐसा पढ़ते थे कि मैथ पहले कर लेती हूँ 2-4 दिन, फिर दूसरा सब्जेक्ट उठाएँगे, कैसे बनाया था सारा? मैं सुबह उठ के तो सबसे पहले करंट अफेयर्स से स्टार्ट करती थी। तो ओके। मैं डेली करंट अफेयर्स थोड़ा हेक्टिक हो जाता था, इसलिए वीकली करंट अफेयर्स पे जाती थी। तो मैं वीकली करंट अफेयर्स सबसे पहले लिखती थी। करंट अफेयर्स के बाद में मैं जीएस का कोई एक टॉपिक उठा लेती थी जिसमें मेरा खुद का मन हो। मतलब मैं ऐसे ज़बरदस्ती नहीं करती थी कि अभी मेरे को आज हिस्ट्री ही पढ़नी है। अगर मेरा केमिस्ट्री का पढ़ने का मन हो रहा है तो मैं वो उठा लेती थी। तो ऐसे एक-एक करके टॉपिक कंप्लीट करना शुरू करें, और एक बार अगर आप प्लेलिस्ट शुरू कर दो ना तो वो हो जाता है। जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, इन दोनों के लिए मैंने भुवनेश सर की प्लेलिस्ट देखी। तो एक वो शेड्यूल बन जाता है कि हाँ, 2 वीडियोज़ हो गई, कल 2 हो जाएँगी। तो फिर मेरा जीएस हो जाता था। उसके बाद दोपहर में मैं थोड़ा मैथ्स को देती थी। उसकी भी प्लेलिस्ट चलती थी कि आज प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं, तो उसकी 2 वीडियोज़ हो गई, अब कल तीसरी आएगी। तो ऐसे ही मैथ्स भी हो गई थी, और इसके बाद में लास्ट में मैं रात को इंग्लिश की वोकैब याद कर लेती थी। ओके, आप भंवरकुआ पे रहे हो, राइट? हाँ। जो इंदौर में। मैं बता दूँ आप सबको, इंदौर में भंवरकुआ जगह है, वहाँ कोचिंग का हब है, वहाँ पे ही सारे बच्चे जाके तैयारी करते हैं। जैसे मुखर्जी नगर है, तो वहीं पे रहे हैं। तो वहाँ का ये बताओ कि मैं भी अभी गया था 10 दिन पहले, तो बहुत भीड़ है वहाँ, मुखर्जी नगर से ज़्यादा भीड़ है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा भीड़ है ना? होता तो है। बहुत सारे बच्चे वहाँ तैयारी कर रहे हैं, सबका तो सिलेक्शन होता नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि जो शुरुआती बच्चे वहाँ पे आते हैं इनिशियल फेज़ में, आपने ऑब्ज़र्व करा हो कि क्या वो ऐसी गलतियाँ करते हैं जिनकी वज़ह से वो मतलब इस चक्कर में फँस जाते हैं और उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता? कुछ मेजर मिस्टेक्स? हाँ, ये तो मैंने बहुत नोटिस की उधर। मेन ये है कि जब वो वहाँ बेसिकली आस-पास के गाँव के लोग आते हैं, मतलब थोड़ा जो है। तो जब वो नए-नए आते हैं तो हाँ, कोचिंग मम्मी-पापा छोड़ के गए, कोचिंग में एडमिशन तो ले लिया। पर उसके बाद वो धीमे-धीमे इंदौर के माहौल में रम जाते हैं। वही भँवरकुआ पे रात को घूमना, चाय दोस्ती यारी। चाय और सुट्टा, यही सब। तो उसमें बहुत डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। तो कहीं न कहीं आपकी पढ़ाई पीछे रह जाती है उस चक्कर में। ओके, आपने कभी ऐसा फ़ील करा तैयारी के दौरान कि आप मतलब इतना ज़्यादा पढ़ रहे हो, इतना ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, कभी ऐसा फ़ील हुआ अकेला, जैसे एस्पिरेंट के साथ होता है,
कि किसके साथ क्या चीजें शेयर करें, आपने घर पे भी नहीं बता रखा था, है ना? तो डिमोटिवेशन वाला जो फैक्टर है वो आया आपकी लाइफ में कभी? बिल्कुल आया, क्योंकि मुझे कॉलेज से जॉब तो मिल गया था, प्लेसमेंट, पर मेरी ज्वाइनिंग डेट आ चुकी थी और अगर मैं चली जाती तो मेरी प्रिपरेशन रुक जाती और मैंने वो भी छोड़ दी थी। तो कहीं ना कहीं ये माइंड में तो आता ही है कि क्या ये मैंने सही डिसीजन लिया या नहीं लिया। जॉब नहीं लगी तो आप एकदम श्योर भी नहीं हो सकते हो। तो हाँ, ये फेजेस आते हैं, बट आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना होता है कि नहीं, आप कर लोगे। तो उस मोटिवेशन के साथ आपका हो जाता है। आपको क्या लगता है कि आपके अंदर ऐसी क्या क्वालिटीज रही होंगी जिसकी वजह से आपका पहले प्रयास में सिलेक्शन हो गया? अगर उन जो नए बच्चे देख रहे हैं, तो या फिर उनको आप रिकमेंड करना चाहोगे ये क्वालिटीज अपने अंदर डेवलप करना चाहिए? एक एस्पिरेंट के अंदर कैसी 3 क्वालिटीज होना चाहिए? पहली क्वालिटी होनी चाहिए स्टेबिलिटी। आपको भटकना नहीं चाहिए। अब ये भटकना 2-3 सेंसों में हो सकता है। एक, दोस्ती यारी में नहीं भटकना चाहिए। दूसरा, रिसोर्सेज में नहीं भटकना चाहिए कि आज आप एक सर से पढ़ रहे हो, कल आपको लगा कि पता नहीं ये उतना करवा पाएंगे या नहीं, इनके से मेरा हो पाएगा या नहीं, आपको ट्रस्ट ही नहीं है, तो आप फिर मल्टीपल टीचर्स पे जा रहे हो। तो ये भटकाव नहीं होना चाहिए। दूसरा, आपके अंदर एक आपका गोल क्लियर होना चाहिए, आपको क्यों क्लियर करना है। अगर आपके अंदर, फिर आपको डेली मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो काफी है आपके लिए। और तीसरा, डेफिनेटली हार्ड वर्क। कंसिस्टेंसी के साथ आपका हार्ड वर्क बहुत जरूरी है। आज आपने 5 घंटे पढ़ लिया, कल एक भी घंटे नहीं पढ़ा, तो इससे तो नहीं हो पाएगा। ओके, आपने डिस्ट्रैक्शन की बात करी थी अभी, तो ये सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करती है ना, कि अभी इंस्टा पे रील आ रहे हैं ना, यूट्यूब पे आप जैसे अगर यूट्यूब पे ही पढ़ रहे हो, तो यूट्यूब पे क्लास ले रहे हो, नीचे सर के ब्लॉग्स भी आ रहे हैं उन्हीं सर के, तो आप कनेक्ट तो कर ही चुके हैं सर से, तो ब्लॉग देखने का भी मन कर रहा है ना? और नीचे आप देख रहे हो तो अपने वो एंट्रीज वाली वीडियोज ये सारे, है ना? और भी बहुत सारी चीज़ें, कपिल शर्मा शो आ गया नीचे, तो आपने 2 घंटे उसमें निकाल दिए, है ना? तो कैसे डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें और सोशल मीडिया का यूज़ कितना रहा था आपकी तैयारी के दौरान? सोशल मीडिया का यूज मेरी तैयारी के दौरान थोड़ा बहुत रहा था। लाइक इंस्टा पे भी काफी पेजेस हैं जिन पे काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते रहते हैं, करंट अफेयर्स के भी आते रहते हैं। बट वही मेन चीज है, आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए आपको क्यों करना है। तो फिर आपको पता चल जाएगा। एक बहुत अच्छा कोट भी है, द थिंग यू वांट बिकम द सेक्रीफाइस इफ यू डोंट सेक्रीफाइस द थिंग्स अदर देन दिस। तो अगर मतलब जो आपको चाहिए वो आप उसके लिए कुछ और चीजें सेक्रीफाइस नहीं करो, तो जो आपको चाहिए वही सेक्रीफाइस बन जाता है। तो मेन चीज यही, अगर आप सोशल मीडिया पे रील्स स्क्रॉल कर रहे हो बस, तो आपको पता है कि सिलेक्शंस के लिए निकलते ही जाएंगे अटेम्प्ट्स आपके। ओके, आपने तो मेहनत करी है, आपका तो इसमें योगदान है ही है सिलेक्शन में, लेकिन फिर भी आपको किसी टीचर्स का या फिर आपके पेरेंट्स या फिर किसी फ्रेंड का लगता हो कि उसने बहुत सपोर्ट करा इस तैयारी के दौरान? है मेरे 1-2 फ्रेंड्स जिनको सिर्फ जिनको ही इसके बारे में पता था, और थ्रू आउट उनका सपोर्ट मेरे लिए रहा है पूरी जर्नी में। मेंटली भी और गाइडेंस के लिए भी थ्रू आउट उन्होंने मुझे मेंटोर किया है। ओके, चलिए अब उन बच्चों की बात करते हैं जो आपकी तरह हैं, मतलब आप ले भी सकते थे कोचिंग वगैरह, लेकिन उनकी शायद फाइनेंशियल कंडीशन उस तरीके की ना हो, है ना? वो घर से रह के तैयारी करना चाह रहे हैं। तो यूट्यूब पर कैसे आपने फाइंड करा कि ये टीचर बेस्ट है? क्योंकि अगर यूट्यूब पे आप जाते हो और मैथ सर्च करते हो तो मैथ के हज़ारों टीचर आपको मिल जाएँगे, इंग्लिश के बहुत सारे टीचर मिल जाएँगे। कैसे फाइंड करना है कि कौन-सा बेस्ट टीचर है जो हमें मतलब आपके एग्ज़ाम के रिलेवेंट चीज़ें पढ़ा रहे हैं? मेरे पास भी ऐसे कई सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि मैं कोर्स नहीं ले सकता हूँ, फिर कैसे आप बिना उसके प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो मेन चीज़ यही है कि आप पर्टिकुलर, जैसे मैथ्स की प्रिपरेशन करनी है, तो आप कोई भी एक टॉपिक, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस लिया, वो डालो, मल्टीपल टीचर्स आ जाएँगे। आपको अगर लग रहा है कि जैसे आप पहले किसी एक टीचर से पढ़ के देखो, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस, फिर कंपैरिजन के लिए आप दूसरे टीचर से पढ़ लो, तीसरे टीचर से पढ़ लो, तो आपको एक चैप्टर में क्लियर हो जाएगा कि आप किससे कनेक्ट कर पा रहे हो, तो आप उस टीचर के साथ आगे कंटिन्यू कर सकते हो। ओके। और मोस्टली टीचर्स ने सारी प्लेलिस्ट डाल रखी है, तो आपको पेड कोर्स की नहीं, अगर आपकी फाइनेंशियल इतनी कंडीशन है, मेरे हिसाब से तो जरूरत भी नहीं है, आप इजीली कर सकते हो यूट्यूब से। किताबों के बारे में अगर बताना चाहो, कौन से बुक्स उनको अपने टेबल पर रखने हैं शुरुआत में? किरण पब्लिकेशन की आप जीएस की बुक, जैसे आपने कोई चैप्टर कंप्लीट करा, तो आप 2-3 दिन के अंदर उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करिए, जिससे आपको पता चल जाता है कि अगर आपने कोई चीज मिस कर दिया उधर और जो इधर आ रही है, तो आप वहां वापस जाके उस चीज को अच्छे से याद कर सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो एक की है ही। तो इंग्लिश, मैं इसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बोलूंगी। इंग्लिश के लिए नीतू मैम की प्रिंट टू पैरामाउंट काफी अच्छी है। उसमें काफी चीजें बहुत डिटेलिंग में दी हुई है, वो कैब भी अच्छी दी हुई है। जब मैंने ऑलरेडी यूट्यूब से कर ली थी, फिर उससे करने में मुझे ईजी हो गया था। और मैथ्स के लिए भी किरण ले सकते हैं, और अभी तो गगन प्रताप सर की 8000 एमसीक्यूज वाली भी आ गई है, वो भी काफी हेल्पफुल है। उसकी तो मैंने इंडिविजुअल चैप्टर्स की शीट्स प्रिंट करा ली थी, तो वो जो चैप्टर जब लगा रही हूँ तो उस शीट के थ्रू लगा सकते थे। बाकी रीजनिंग आप यूट्यूब से प्रैक्टिस कर सकते हैं। थोड़ा मैथ के बारे में और बात करते हैं कि मैथ में उनका मतलब चीजें तो वो कर ले रहे हैं, जैसे कोई सवाल दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया तो उसको कर ले रहे हैं, बट टाइम बहुत ज्यादा लगता है उनको,
है ना? तो कैसे स्पीड कैसे बढ़ानी है, और जैसे आप जब तैयारी कर रहे थे तो आपने अपने टेबल के सामने ऐसे स्क्वायर, क्यूब्स ये सारे लगा रखे थे। कैसे इस मैथ की तैयारी कैसे करी थी लगभग? हाँ, ये चीज़ तो है। टेबल्स हमें ऑब्वियसली याद नहीं होती है, सबको 12 तक मतलब ज़्यादा 12 तक ही याद होती हाँ। हैं। तो हाँ, टेबल्स, क्यूब्स और फ्रैक्शन वैल्यूज़ ये आप अपने टेबल पे लगा के रखो। स्टार्टिंग में बैठे 15 मिनट में एक बार पढ़ लिया, जितनी बार उन पर ध्यान जाएगा ना तो वो याद रहेंगी। और मेन चीज़ सिर्फ याद करना नहीं है, आपको याद भले ही है लेकिन जब क्वेश्चन में आया तो आप फिर निकालने लगे उसको, तो फिर उसका कोई मतलब भी नहीं है। तो जो याद किया उसको मैक्सिमम बार प्रैक्टिस करना, हुँ। वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मॉक टेस्ट आपने कितने लगाए थे? मॉक टेस्ट मैंने बहुत लगाए हैं। मतलब मेरा ये होता था, जब मेरा पढ़ने का मन नहीं करता था तो मैं मॉक देने बैठ जाती थी। ओके। तो उसमें मेरे आराम से 2-3 घंटे चले जाते थे, तो मुझे सैटिस्फैक्शन भी हो जाता था कि हाँ, मैंने पढ़ भी लिया और प्रिपरेशन भी हो जाती थी। पर मॉक में मेन चीज़ ये ज़्यादा से ज़्यादा मॉक देना इम्पोर्टेंट नहीं है, मॉक का एनालिसिस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो एक अलग कॉपी तो होनी चाहिए उसके एनालिसिस की, जिनमें हमें नए वर्ड्स मिल रहे हैं, नए क्वेश्चंस मिल रहे हैं मैथ्स के, नई रीज़निंग के क्वेश्चंस मिल रहे हैं, अलग-अलग पज़ल वाले, तो उन सबको नोट करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सीजीएल, सीएचएसएल इन सब के एग्ज़ाम दिए आपने? मैंने सिर्फ सीजीएल दिया था, सबसे पहला एग्ज़ाम मेरा सीजीएल ही था, जिसमें मैं 0.5 मार्क्स से प्री में ही रह गई थी। ओके। पहले मुझे लगता था कि ये 0.5 मार्क्स से कोई रह रहा है, ऐसा कोई रहना थोड़ी होता होगा, पर जब मेरे ऊपर बीती तब मुझे पता चला कि हाँ, 0.5 से भी रहते हैं। तो काफ़ी डिमोटिवेशन आया, पर फिर से कॉन्फिडेंस गेन करा, खुद पे विश्वास लाया कि क्या हुआ, एक एग्ज़ाम पहला ही एग्ज़ाम तो था, नेक्स्ट में हो जाएगा। तो फिर मैंने फिर से पढ़ाई शुरू कर दी। उसमें गलतियाँ बताओ कि आपको क्या लगा जब दू एग्ज़ाम में नहीं हुआ, फिर आपने फिर से तैयारी शुरू करी, तो आपने सोचा होगा ना कि यार पहले मैंने ये गलती करी, ये नहीं करना, या फिर ये चीज़ें और करनी है मुझे आगे चल हुँ। के? सेम मैथ्स में प्रैक्टिस ज़्यादा शुरू करी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाऊँ, क्योंकि हुँ। मैथ्स में क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि आपका टाइम कंज्यूम हो जाता है। दूसरा, आपको आर्ट ऑफ स्किपिंग आना चाहिए कि अगर हुँ। आपसे स्टार्टिंग में कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आप उसको छोड़कर आगे बढ़ जाओ। आप नेक्स्ट टर्न में आके उसको कर सकते हो, ये मैंने सीखा। और तीसरा, वही मैंने जीएस पे थोड़ा ध्यान दिया। फिज़िकल के बारे में थोड़ा और बताओ, क्योंकि सीपीओ में फिज़िकल भी काफ़ी अच्छा होता है ना? तो फिज़िकल की तैयारी कब शुरू करी थी आपने? जैसे अभी एग्ज़ाम है सीपीओ का हुँ। 1 महीने बाद आई थिंक, तो कब से आपने फिज़िकल की तैयारी शुरू करी थी, और वो कैसे आपने रूटीन बिठाया था कि जैसे सुबह जग के आप दौड़ने वगैरह ये भी जाते थे रनिंग के लिए, या फिर हुँ। कैसे था पूरा सारा कुछ? सीपीओ में फिजिकल तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और सबसे ज़्यादा फर्स्टली तो रनिंग ही होती है, और रनिंग में बहुत ज़्यादा लड़कियाँ बाहर हुई थी, मेरे वाले में भी। तो ये है कि अगर आपने कभी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं की है, तो आप प्री के साथ इनिशियली स्लो रनिंग तो स्टार्ट कर ही दें, जिससे कि आपके वो प्री आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप पे प्रेशर नहीं आएगा कि अब फिजिकल कैसे होगा। तो स्लो रनिंग स्टार्ट कर दें, और उसके बाद में 100 मीटर स्प्रिंट, उसमें सबसे ज़्यादा लड़कियाँ बाहर हुई थी, तो उसकी भी थोड़ी प्रैक्टिस शुरू कर दें। मतलब एक हमें पता होता है कि हम फिजिकली कितना कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, हुँ। तो उसके अकॉर्डिंग प्री के साथ ही थोड़ी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। ओके। अभी जो सीपीओ का एग्ज़ाम है ना 1 महीने बाद, तो उन बच्चों के लिए आप क्या बोलोगे? मतलब किन बातों का अभी से ध्यान रखना है, और फिर एग्ज़ाम हॉल की भी ऐसी कोई बातें हों, जिनको वो ध्यान में रखें, क्योंकि वहाँ प्रेशर में आके बहुत सारी सिली हुँ। मिस्टेक्स कर देते हैं। तो क्या चीज़ें थी वो? एग्ज़ाम हॉल का तो यही रहेगा कि आपको काफ़ी अच्छा टाइम मिल जाता है अपने आप को शांत करने का। आपको आधे घंटे पहले अंदर कर देते हैं, तो अपने आप को एकदम शांत, अपने भगवान का नाम लो, थोड़ा स्टेबल हो जाओ। और वही आर्ट ऑफ स्किपिंग, अगर पेपर नहीं बन रहा है स्टार्टिंग में, तो घबराओ नहीं, पूरा हुँ। पेपर बर्बाद मत करो। छोड़ दो, जो होगा देखा जाएगा, पर उसको लेकर इतना पैनिक नहीं होना कि बाकी पेपर बिगड़ जाए। और दूसरी बात, हेल्थ का, क्योंकि इनिशियली आपका मतलब फाइनली आपका मेडिकल तो होना ही है, तो आपको पता है कि आपके अगर कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो उनको स्टार्टिंग से देखें। अगर जैसे किसी के दाँत में कोई प्रॉब्लम होती है, तो उसकी फिलिंग्स वगैरह जो प्रोसेस लंबी होती है, उनको पहले से स्टार्ट कर दें। तो सीपीयू में तो मतलब पूरा देख कर चलें, अगर आप फिज़िकली फिट नहीं हैं, तो आप उसकी चीज़ों को देखें, आँखों में हुँ। कुछ कराना है, दाँतों में कुछ कराना है। और अगर आपका रनिंग वगैरह नहीं हो रही है, तो उसके लिए पहले से प्रिपरेशंस करें। और इंग्लिश के लिए तो एक रीडिंग हैबिट डेवलप कर ही लें, हुँ। क्योंकि उसमें जब कॉम्प्रिहेंशन, पीक्यूआरएस हुँ। और फिल-अप्स आते हैं, तो उसमें सबकी बैंड बज जाती है। तो इनिशियली सबसे नहीं बनते हैं, उसकी तो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस ज़रूरी है। मॉक टेस्ट आपने बहुत ज़्यादा दिए ना, हाँ। उसको कैसे एनालाइज़ करते थे कि आज जैसे मॉक दिया है, तो कोई क्वेश्चन नहीं बन रहे तो उसको अलग से नोट कर लेते हैं कि ये बहुत टफ है, हर बार ही नहीं बन रहा तो उसको फिर से तैयार करना। कैसे एनालाइज़ करते थे पूरा मॉक टेस्ट अपना? मॉक में जैसे जीएस का पार्ट है, तो मुझे हिस्ट्री में कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो मैंने उसको वहाँ लिख भी लिया, प्लस मैंने जो हिस्ट्री की कॉपी से अपना पढ़ा है, नोट्स बनाए हैं, उधर जाके उसके पूरे अराउंड के टॉपिक की रीडिंग हुँ। मार ली एक बार, तो वो वहाँ पक्का हो जाता था। मैथ्स में कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो जिस चैप्टर से नहीं बन रहा है, उस चैप्टर के वहाँ उसके और भी अलग जो टाइप लिखे हैं, उनको भी जाके रिवाइज कर लिया। इंग्लिश में कोई अगर रूल नहीं बन रहा है, तो उसके अराउंड में जितने रूल्स और थे, उन सबको रिवाइज कर लिया। तो ऐसे आपका रिविजन भी होता होता जाता है, और मॉक भी लगते जाते हैं। बेसिकली क्या होता है, रिविजन करना बहुत
टफ हो जाता है कि बार बार कॉपी कैसे पढ़े, इतना सारा कैसे रिवाइज होगा। तो आप मॉक के थ्रू अपना रिवीजन कर सकते हो। आप अपनी तैयारी के दौरान जैसे आपको पता चला कि अब सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें दिल्ली एसआई बनेंगे, है ना? मेन यही रहता है। तो डीपीएसआई। आप किसी को देखते थे उस दौरान तैयारी के दौरान, जैसे वर्दी में एक अलग मोटिवेशन आता है ना? फिर आप भी जब रात को सोने जा रहे हो बेड, तो आपके ख्याल कभी दिमाग में आता था कि हम भी ऐसे वर्दी में होंगे, ऐसा सारी चीज़ें? मैंने स्टार्टिंग से तो कभी ऐसा सोचा नहीं था, बट हाँ, दिलीजेंट एसएससी एंड मोनिका पूनिया मैम, उनका काफ़ी देखा है, तो हाँ, लगता था कि वर्दी में कुछ तो है। ओके। अभी आप 21 साल की उम्र में आप, है ना, एसआई बन गए हो। आगे का क्या प्लान है? आगे क्या सोचा अभी? आगे का जो प्लान है वो आपके चैनल पर आकर ही बताऊँगी, अच्छा। आपके साथ इंटरव्यू में। अभी तो ओके। मैंने कुछ सोचा नहीं है ऐसा। ओके, ग्रेट। आपकी तो ये मतलब हैबिट भी आप बताते नहीं हो, करके बताते हो। हाँ, एग्ज़ैक्टली। मैं घर पे भी नहीं बताती। ओके, ठीक है। तो जो नए बच्चे अभी आपको हुँ, देख रहे हैं ना, वो ज़्यादा मोटिवेशन लेंगे इस इंटरव्यू से कि हुँ। मतलब 21 साल की उम्र में पहले प्रयास में इन्होंने सिलेक्शन ले लिया। तो उन सभी बच्चों के लिए लास्ट में इस इंटरव्यू के क्या आप बोलना चाहोगे? क्या मैसेज होंगे? या फिर आपको लगता है मैं कुछ ऐसा पूछना भूल गया हूँ, आप और कुछ बताना चाह रहे हो, तो लास्ट में क्या बोलना चाहोगे इंटरव्यू के? मैं लास्ट में ये बोलना चाहूँगी कि सबसे पहले तो अपने आप को कम मत समझो। आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 2, ज़्यादा चीज़ों में दिमाग मत लगाओ। स्पेसिफिक रहो कि एसएससी के एग्ज़ाम्स देने हैं तो सिर्फ़ एसएससी के देने हैं, और उसकी सारी चीज़ों को कवर करो। सबसे पहले सिलेबस कवर करो, आपके दिमाग में होना चाहिए। अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हो, तो मैथ्स में पूरा क्या-क्या आता है, क्या इम्पोर्टेंट है, क्या नहीं इम्पोर्टेंट है। सब कुछ पढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं है, एसएससी के एग्ज़ाम्स इतने टफ नहीं है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि पढ़ना क्या है, मेन ये बात होती है। तो उसके लिए एकदम एप्रोप्रिएट रहो कि कितने टॉपिक्स कवर करने हैं, किसमें से कितना आता है। दूसरी बात है कि रोज़ पढ़ाई करो। तीसरी बात है मॉक्स, और चौथा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ग्रेट। थैंक यू सो मच, आप यहाँ पर आए, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। साथियों, आपको भी बहुत कुछ इस इंटरव्यू से सीखने को मिला होगा, बहुत मोटिवेशन मिला होगा, क्योंकि आप देख रहे हो सामने आपके बैठी हैं, है ना, 21 साल की उम्र में पहले ही प्रयास में इन्होंने सिलेक्शन ले लिया है। तो आपको इस चीज़ से मोटिवेशन तो मिल ही रहा होगा कि आप भी कहीं न कहीं सिलेक्शन ले सकते हैं। जिन बच्चों ने तैयारी शुरू नहीं करी है, अभी आप कर सकते हो, आपके पास भी बहुत ज़्यादा समय है, सीजीएल को लेकर अभी 4-5 महीने तो मिनिमम है ही। एटलीस्ट अगर आपका सिलेक्शन नहीं भी होता है, तो आपकी तैयारी तो इतनी हो ही जाएगी कि 2025 में आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा। इतने तो आप प्रिपेयर हो ही जाओगे। बाकी बीच में और भी एग्ज़ाम आते रहते हैं, रेलवेज़ के एग्ज़ाम हो गए, काफ़ी सारी वैकेंसीज़ आ रही हैं अभी, है ना? सीएचएसएल वगैरह, एएसएससी के भी बहुत से एग्ज़ाम होते हैं, तो उनको भी आप ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ तक वीडियो देखें, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।